नाउ सी है ये वाला कंडक्टर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसकी रहेगी, इसके कारण रहेगी, और वो कैसी रहेगी, आउटवर्ड। लगा के देखना, लगा लो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट I2, आपकी कर्व्ड फिंगर्स कहां को निकल रही है, बाहर को, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटे आउटवर्ड का साइन बनाना है, राइट। हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रेट कंडक्टर के राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रहती है, और स्ट्रेट कंडक्टर की लेफ्ट साइड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड रहती है। तो इस स्ट्रेट कंडक्टर की ये राइट में था तो यहां इनवर्ट थी, और इस स्ट्रेट कंडक्टर की ये लेफ्ट में तो यहां आउटवर्ड। तो आपका जो V1 का डायरेक्शन था वो कैसा था, इनवर्ड। बट यहां जो आप V2 लिखोगे दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन D, ये कैसी आएगी, आउट। कहां आएगी, यहां। अब यहां आपको दो चीजें मिल गई, करंट जो कि है ऊपर के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड जो कि है आउटवर्ड। सो दिस इज करंट ऊपर, और ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। देखो थंब कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है क्या। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर। मैग्नीट्यूड निकालोगे F12, तो वही करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1। इस कंडक्टर में करंट कितना है, I1। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यहां पे, बाकी लेंथ यूनिट है और थीटा 90 है, सो वो से लगाओगे तो वही आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन D, दैट इज F12। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देख सकते हो कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है, सेम। देख सकते हो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे है, और फिगर से देख सकते हो कि दोनों की डायरेक्शंस कैसे, मतलब न्यूटन का तीसरा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2, both the conductors are applying equal and opposite force on each other, and if the direction of current in both the conductors are same, then they will attract each other। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। लेकिन अगर इसमें आप I2 का डायरेक्शन कर दो नीचे, तो पूरी कहानी में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक चेंज आएगा कि दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट। आप फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल लगा के डायरेक्शन निकाल सकते हो, बट जरूरत नहीं। आप निकालोगे तो वो दोनों डायरेक्शन फोर्स के कैसे आएंगे, बाहर की तरफ। फिगर बनाने आता है, अगर दोनों के डायरेक्शन कैसे, मान लो करंट के एक ऐसा है एक ऐसा, तो ये फोर्स ऐसे लगेंगे। दिस इज F21 एंड दिस इज F12। अभी भी ये फॉलो कर रहे हैं, दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगा, राइट। सो F12 इज इक्वल टू माइनस F2, राइट। मतलब दो पैरेलल कंडक्टर्स अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विथ इक्वल एंड अपोजिट। लिखिए, डायग्राम उस दिन बना लिया था, नहीं, चलो बनाओ। इसको कंडक्टर 1 नाम देते, इसको कंडक्टर 2। लाइट बोल हो गई। Just only make the diagram and write consider।
करंट की डायरेक्शंस को ना नहीं, इस साइड मैं भी बताऊंगा क्यों नहीं देना, वो डायरेक्ट लिख देंगे तो वहां नहीं, यहां बस पी दे दो सवाल को। कंसीडर, ऐसे लिखो 1 and 2, consider 1 and 2 are two straight conductors, are two straight conductors carrying current I1 and I2 in the same direction, in the same direction, full stop. Consider same direction, full stop. Consider a point P on 2, जहां 2 बोलो वहां ऐसा 2 बना, मतलब कंडक्टर 2 की बात हो रही। कंसिडर अ पॉइंट P ऑन 2, full stop. Then by right hand thumb rule, the magnetic field due to conductor 1 at P will be inverted, and its magnitude and एट के बाद रिपीट कर दीजिए। at P will be inverted and its magnitude, लिख लो V1 is equals to, सबसे पहला, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये ब्रैकेट में इन्वर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिख चुके हो। लाइन चेंज 3 डॉट, therefore force experienced by conductor 2, per unit length, ये वाला स्टेप लिखिए, F21 is equals to I2B1, ब्रैकेट में लिखना L is equals to 1 मीटर, थीटा is equals to 90 डिग्री। अगला स्टेप लिख के इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ये नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2, डन। बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लाइन चेंज, द बाय फ्लेमिंग्स, इक्वेशन 1 कौन सी थी? क्या कह रहा है? इक्वेशन 1 कौन सी थी? इक्वेशन 1 B1 वाली बेटा, ये वाली। By Fleming's left hand rule, comma, the direction of force is towards conductor 1. The direction of force is towards conductor 1. Full stop.
Line change. Now, conductor 1, now conductor 1 is placed in the magnetic field of 2, placed in the magnetic field of 2, ये वाला ब्रैकेट में ड्यू टू I2, ब्रैकेट क्लोज, राइट? लिखो लाइन चेंज, V2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन D. ब्रैकेट में लिख देना आउटवर्डेड और इक्वेशन नंबर दे देना 3. Done? Therefore, 3 dot. Force experienced by conductor 1. Force experienced by conductor 1 per unit length. Per unit length. दोनों लिखो. F12 is equals to I1 V2 और F12 is equals to mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon D. Equation number 4. Equation number 4. Sorry. Done? By Fleming's LHR, comma, the direction of force is towards conductor 2. The direction of force is towards conductor 2. Line change from equation 3 and from equation 2 and 4. From equation 2 and 4. ये वाला वेक्टर F12 is equals to minus वेक्टर F21. ब्रैकेट दीजिए और कोट एंड कोट लिखिए. फाइनल स्टेप में ब्रैकेट बनाओ और डबल कोट के अंदर लिखो both the conductors apply equal and opposite forces on each other. Full stop ब्रैकेट में attract each other. Bracket close. Note. Number 1. If the direction of current is opposite
in conductor 2, in conductor 2, comma, then both will repel each other. Both will repel each other. Clear? Right? Now my question to you is कि अगर दोनों कंडक्टर में सेम करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन, तो सेंटर ऑफ द बोथ द कंडक्टर यहां पे व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड? माय क्वेश्चन टू यू इज दोनों कंडक्टर्स में सेम करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में, सेंटर पॉइंट पे व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड? B इज इक्वल्स टू व्हाट? और अगर इसमें करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाए देन व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। मैंने कहा कि दोनों कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। उसका डायरेक्शन भी क्या है? सेम। तो सेंटर पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? भैया 0 और 2B। कितनी होनी चाहिए? ऑनलाइन तो 0 ही बोल रहे हैं इस वाले केस में। सर फर्स्ट का 0 एंड सेकंड में दोनों की ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाएगी तो ऐड होकर कितनी आएगी? कोई मैं कुछ है मतलब कोई हिसाब? कितनी आएगी? ही हो जाएगा। या 2B। 2B क्या? B क्या है? B तो तुम नेट निकाल रहे हो, तो 2B नेट कैसे? B इज इक्वल टू 2B लिख दें। B क्या? B तो लिखा 2B क्या? B क्या? B तो कुछ है ही नहीं। व्हाट वुड बी? म्यू नॉट अपॉन 4 का क्या के फॉर्म में बताओ। 1/d। कितना कह रहे हैं? मींस भैया म्यू नॉट डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। हाँ तो दोनों को ऐड करो निकलेगा ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन D/2 या D या वट एवर, वो निकालो और वो बताओ। जब तक फर्स्ट केस देखो सब यहां सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, अच्छे से देखना। इस वाले कंडक्टर की करंट निकालो तो कैसे आएगी? इनवर्ट आएगी कि नहीं? इसका नाम दे दो V1। इस वाले कंडक्टर की करंट कितनी आ रही है? V1। मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। तो 2I अपॉन डिस्टेंस कितना बचा? D/2 बचा क्यों? इस पॉइंट पे इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की करंट निकाल रहे हो, डिस्टेंस ले रहे हो D/2, राइट? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन D/2, ये कैसी आई? इनवर्ट। चलो दूसरे की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कैसी आ रही है यहां पे? आउटवर्ड, राइट? डिस्टेंस D/2, करंट I, क्या है? I। तो B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन D/2, लेकिन ये कैसी है? आउट। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल के आएगी? आई की। अगर मैंने आपसे पूछा कि दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया? उल्टा, तो अब तुम इसकी करंट निकालोगे तो इनवर्ट आ रही, मैग्नीट्यूड तो यही है, चेंज हुआ क्या? नहीं। इसके कारण अब डायरेक्शन ऑफ करंट है नीचे की तरफ, तो कैसी आ रही है? इनवर्ट। कैसी आ रही? इनवर्ट। तो ये फिर से चेंज हो गए, क्या हो जाएगी? इनवर्ट। और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम। तो अगर दोनों इनवर्ट इनवर्ट सेम आएंगी तो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी नहीं? कर दो ऐड, तो दोनों तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 2 2 4, तो 4 को ले लो बाहर,
4 को क्या ले लो, और ये d/2 का टू उल्टा ऊपर ले जाओ, तो बचेगा 4 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2y अपॉन डी। यही आएगा, नहीं आएगा तो अलग अलग करके देख लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2y अपॉन d2 और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2y अपॉन dy2, ये 2 को ऊपर ले जाओ, तो 4i अपॉन डी 4i अपॉन डी बन गया ना, बन गया कि नहीं? और दोनों 4i अपॉन डी को ऐड करोगे तो एक और 2 आएगा, आएगा कि नहीं? एक i अपॉन डी हो जाएगा, उसका 4 बाहर ले लिया, अंदर बचा 2i अपॉन डी। ऐसा हुआ, एक तो ये 2 सॉल्व हुआ है ऊपर जाके, और फिर दोनों ऐड हुए, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। 8 का 4 बाहर निकाल लिया, 2 अंदर बचा, राइट? 4 2 जा 8 करके देखिए। 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2y अपॉन, क्लियर? ये आएगा। आप वैसा भी लिख सकते हो 8i अपॉन डी, ये मैंने इसीलिए लिखा है, कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है, कहता है कि दोनों कंडक्टर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, राइट? और एक कंडक्टर के कारण दूसरे कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला। कितनी है? 10 टेस्ला। What is the magnitude या net magnetic field at the center of both the conductor? दोनों केस में पूछते हैं। अगर सेम डायरेक्शन लिखा है तो सीधा लिख दोगे 0, और अगर अपोजिट डायरेक्शन लिखा है तो सीधा लिख दोगे 40 टेस्ला। कितना लिख दोगे? 40 टेस्ला, क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ 2y अपॉन डी, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट वन कंडक्टर ड्यू टू अनदर। वही है, देख लो, राइट? तो ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, क्लियर? इस साइड से क्वेश्चन आता है, लिखें? लिखो, कौन सा? सुनो ट्रिक, स्ट्रेट कंडक्टर के राइट साइड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो, स्ट्रेट कंडक्टर की लेफ्ट साइड हमेशा फील्ड आउटवर्ड। लो कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर, ये लिया, इसके राइट साइड कैसी रहेगी? इनवर्ड, इसके लेफ्ट साइड आउटवर्ड, जिसकी तुम्हें जरूरत है क्या? नहीं। यहां आ जाओ, ये कंडक्टर, इसका राइट ये है तो यहां इनवर्ड, इसका लेफ्ट ये है तो यहां आउटवर्ड, बशर्ते डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ हो। उल्टा हो जाएगा तो वो भी चेंज हो जाएंगे, राइट? तो ये याद रखो कि स्ट्रेट कंडक्टर के राइट साइड इनवर्ड, लेफ्ट साइड आउटवर्ड, जो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन आउटवर्ड, नीचे आएगा उल्टा। अभी ठीक है? अच्छा, तुम रूल कौन सा? राइट हैंड थंब रूल लगाना मैग्नेटिक फील्ड के लिए, लगाओ। ये थंब, ये फिंगर कहां जा रहे हैं? अंदर को जा रही है ना, इनवर्टेड। यहां जाओ, ये थंब तो यहां जा रही है ना इनवर्ट, राइट साइड में जा रही है ना इनवर्ट, ये घूम फिर के यहां से कैसी आएंगी? तो मैडम कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, क्या वो बनाए ना एक सर्कुलर लूप, तो कैसी घूम रही है? ये इस टाइप से क्लॉकवाइज, अगर करंट ऊपर है। अगर नीचे होता तो कैसी घूमती? फिर इस टाइप से घूमती। सॉरी, ये एक एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, हाँ तो वही कह रहा है ना, तो अभी ऐसी घूम रही है, तो इस टाइप से लो। यहां पे लगाया, ये देखो यार, राइट साइड में अंदर जा रहा है और घूम फिर के लेफ्ट साइड से बाहर निकल रहा है। यहां लगा, यहां पे राइट साइड में अंदर जा रहा है और घूम फिर के लेफ्ट साइड से बाहर निकल रहा है। हमारी बात है, मैं ये कह रहा हूं, मान लो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा आई, तो मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं, पहले दिन से निकाल दी। कैसे निकाल दी? कैसे घूमने के लिए? यहां पे टिप ऑफ फिंगर कैसी जा रही? अंदर जा रही है, जा रही क्या? क्या रखो पॉइंट, यहां तो भाई कहीं से अंदर जा रही, क्या जा रही? कैसे वो अंदर? तुम तो बता के बताओ, कहां से जा रही है अंदर? नहीं, कैसे निकल रही? वही क्या, कहां तक लिख लिया था? नोट नंबर 2, नोट नंबर 2,
If both conductors carry same current in same direction, both conductors carry same current in same direction, comma, then the net magnetic field at exactly halfway ये नेट मैग्नेटिक फील्ड के बाद फिर से बता दीजिए एक बार। net magnetic field at exactly halfway between two conductors, at exactly halfway between two conductors is zero. छोटा सा ये डायग्राम बना लो, बिल्कुल छोटा सा, दोनों में एरो ऊपर आई, यहां पॉइंट दो, इस साइड d/2, इस साइड d/2, बस इससे समझ में आ जाएगा आपको। नोट नंबर 3, if the direction of current is opposite, करंट का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, कॉमा, देन लिख लो B1 और B2 और दोनों में लिख लेना इनवर्ट। चारों स्टेप लिख लो, 1 2 3 4, और किसी को इसके बीच का स्टेप लिखना हो, जिसको समझ में ना आ रहा हो 4 कैसा है, वो अपनी सुविधा के लिए लिख सकता है। डायरेक्शन लिखो दोनों को, दोनों इनवर्ड है तभी ऐड हो रही है। देखो इस केस में अगर और कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया, वैसे सीबीएसई में नहीं, स्टेट कॉम्प्यूटर में, तो हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज कर, राइट? तो फिर आपका जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो देख के होगा, नेट निकलेगा कुछ, तो उसमें डायरेक्शन पूछेगा नेट का, इनवर्ड है कि आउटवर्ड, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा उस साइड की। साइड हेडिंग, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहां से 1 एम्पियर डिफाइन किया जाएगा, जो कि आप करोगे। अभी तो पहले यहीं से पूछते हैं, शुरुआत से। प्रेम, कैसे बनेगा यहां पे 1 एम्पियर? सोच लो। बाकी और इतनी सारी डेफिनेशंस कर चुके हैं डिफाइन। कूलम्स लॉ में भी डिफाइन किया था, 1 कूलम। 1 कूलम डिफाइन किया था, F इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square।
वहां पे लिखा था डिफाइन 1 कूलम, कुछ क्राइटेरिया लिए थे, यहां पे डिफाइन करना है 1 एम्पियर। कैसे बनाओगे 1 एम्पियर? एफ अपॉन बी, बी कहां है? अरे यार किसे गधे हो यार। एफ इज इक्वल, एक मिनट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। यहां पे मैंने जब Q को 1 कूलम बनाना था तो मैंने लिखा था Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q। फिर मैंने लिखा था R इज इक्वल्स टू 1 मीटर, और F लिखा था कितना, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, क्योंकि ये कैंसिल हो जाए। तो इतनी वैल्यूज जब इसमें पुट की थी तो मेरा निकल के क्या आया था, ये 9 इंटू 10⁻⁹ और F भी 9 इंटू 10⁻⁹, तो कैंसल। R ऑलरेडी 1 है तो Q स्क्वायर आ गया था 1, तो मैंने लिख दिया था Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम। इतनी हिंट मोर देन सफिशियंट है। अब बनाओ। बस हो गया डिफाइन, बड़ा सिंपल है। हाँ ऑनलाइन ये बनाओ, ये बनाया तो 1 कूलम, यहां बनाओ 1 एम्पियर रेशो। अरे शुरू करो। यहां Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q लिया था, यहां पे I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I। यहां पे डिस्टेंस 1 मीटर लिया था, यहां पे D इज इक्वल्स टू 1 मीटर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है 10⁻⁷। तो F की वैल्यू सॉरी 10⁻⁷, तो F की वैल्यू कितनी रखे कि I बन जाए 1 एम्पियर। 10⁻⁷ रखे तो आ जाएगा -7, कितना रेशो? 2 into 10⁻⁷। रेशो कह रही है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन रखना। भैया इसमें रूट वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि 2 आई है, तो क्या नहीं लगेगा? स्क्वायर या फिर रूट कुछ। हाँ तो लगाएंगे ना स्क्वायर, देखो ना अभी देखो, वहां पे भी लगाया था, वहां पे भी 2 Q थे, स्क्वायर लगाया था तो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आया था, तो Q इज इक्वल्स टू +-1 लिख दिया। चार्ज इज डिफाइंड एज 1 कूलम, यहां पे भी I स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर या 1 का रूट 1 ही होता है। देखो रखो ये सब वैल्यूज इस इक्वेशन में, 2 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁷ इंटू 2 I1 इंटू I2 कितना है I, तो हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन D कितना लिया है 1। 2 इंटू 10⁻⁷, 2 इंटू 10⁻⁷ कैंसिल, I स्क्वायर आया कितना 1, तो I कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। सब ऐसा ही में रखा है, तो जो करंट निकलेगा वो भी किसमें निकलेगा, ऐसा ही। तो ये कब तक सिखाऊं? सेम हिंट सेम चीजें रखी, कोई चेंज किया क्या? नहीं। एक छोटा सा चेंज आया कि यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था 9 इंटू 10⁻⁹, और कोई साथ में 2 3 4 था नहीं, तो F को डायरेक्ट आपने 9 इंटू 10⁻⁹ रख दिया, तो Q किसके इक्वल आ गया 1 के। यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है 10⁻⁷, लेकिन साथ में एक और 2 है, तो I को अगर 1 एम्पियर बनाना है तो इस 2 को भी गायब करना पड़ेगा, तो फोर्स कितना रखना पड़ेगा 2 इंटू 10⁻⁷। जब फोर्स को 2 इंटू 10⁻⁷ रख रहे हैं तब जाके आपका I कितना बन रहा है 1 एम्पियर। कितना बन रहा है 1 एम्पियर। यहां से आ गया I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। नाउ डिफाइन 1 एम्पियर, कोशिश करो एक मिनट डेफिनेशन बनाने की कोशिश करो। सीढ़ियों से आना है, वहां पे ऊपर नीचे नहीं कर खुला है। अरे ये वो पता नहीं क्या दिखाने आया।
क्लास हो जाए इस बार। तो फिर से आ गया। फोर्स पर यूनिट लेंथ लेंगे ना? हाँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ लेंगे बेटा। डिफाइन करो, चलो। व्हाट इज 1 एम्पियर? One ampere is the steady value of current flowing in two conductors. आगे When same current separated by a distance of 1 meter. और आगे same current flows through the cut. बोल दिया ना पहले। A force of attraction per unit length between them is 2 into 10 to the minus 7. ओके। और ये सब कलाकृति कहां हो रही है? वैक्यूम में या एयर में, क्योंकि यहां पे आपने म्यू नॉट लिया है, तो बोलना पड़ेगा वैक्यूम। समझो, करंट 1 एम्पियर का वो वैल्यू है जो इन दोनों कंडक्टर्स में फ्लो हो रही है। कैसे कंडक्टर्स हैं? इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स। दोनों कंडक्टर में फ्लो हो रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। और दोनों वैक्यूम में है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं? 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन पर यूनिट लेंथ। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये पर यूनिट लेंथ के लिए है कि नहीं? पिछले डेरिवेशन में निकाला। दिस फॉर्मूला इज फॉर पर यूनिट लेंथ। सो यू कैन डिफाइन 1 एम्पियर is that value of steady current, right, in which both the conductors are separated by a distance of 1 meter in vacuum, produces a force of 2 into 10 power minus 7 Newton per unit length. कर सकते हो डिफाइन कि 1 एम्पियर वो स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट है जो दोनों पैरेलल कंडक्टर्स में फ्लो हो रही है। कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है? 1 मीटर के, राइट? और कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक दूसरे के बीच? 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन पर यूनिट लेंथ। लिखिए कोट एंड कोट। अरे ये लिख लिया क्या? पहले ये लिखो। यहां पे लगाना सिंस, यहां पे लगाना देयरफॉर। लिख लो। मैंने आपसे कहा था क्लास 11th में कि इस तरीके के टर्म्स डिफाइन करने आपको आते रहेंगे। इसमें से एक आता है पेपर में। क्वेश्चन आता है कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टू पैरेलल कंडक्टर्स एंड हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। You can check the PYQs what I have sent, उसमें सेम क्वेश्चन लिखा है 2017 का। अच्छा, बोर्ड साइन कर रहे हैं कहां पे? लगवा दे फिर, जल्दी कर। कोट एंड कोट। One ampere is that value of steady current, is that value of steady current flowing in each of two infinitely long parallel conductors placed in vacuum
placed in vacuum, comma, meaning placed in vacuum, separated by distance of 1 meter, comma, produces between them the force of 2 into 10 power minus 7 Newton, the force of 2 into 10 power minus 7 Newton per unit length. ऐसे में देखोगे तो डेफिनेशन बड़ी है, लेकिन अगर आपको पॉइंट्स याद है तो आप इसको अपने तरीके से लिख सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं, राइट? आपका फोर्स पहले, डिस्टेंस बाद में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दैट पर यूनिट लेंथ हैज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस। अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स मिस रहेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने प्लेस्ड इन वैक्यूम नहीं लिखा मतलब आप गलत लिख रहे हो। आपको हर एक चीज उसमें होनी चाहिए। टर्म चेंज हो सकता है, कुछ आगे आ गया, कुछ पीछे आ गया, उसका कोई इश्यू नहीं, राइट? थैंक यू। आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन टॉर्क। हेडिंग डालिए, टॉर्क on current carrying loop in uniform B vector. Extremely important. The only surest derivation of the chapter. ठीक, अच्छे से समझिएगा, बहुत घुमा फिरा सा कॉन्सेप्ट, बिकॉज जहां रोटेशनल आएगा वहां घूमना स्वाभाविक है। रोटेशन, राइट? नाउ यू विल रोटेट, लेट्स सी हाउ मच यू विल रोटेट। बस दिमाग ना घूम जाए, इतना ध्यान रखें। है सिंपल, टफ तो कुछ है ही नहीं, समझाने पे डिपेंड करता है। देखो, समझने वाले तो कोशिश करते हैं, अच्छे से सीरियसली देखिए, 10 मिनट लगेंगे, सब क्लियर। लिखेंगे इसको कल, राइट? टेंशन मत लीजिए, तो फोकस है। दिस इज अ करंट कैरिंग लूप, रेक्टेंगुलर लूप है, बीच से खाली है। एक वायर लो और वायर से क्या बना दो? रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल को लटका दो, ठीक? उसके दोनों तरफ लगाओ हॉर्स शू मैग्नेट, या कुछ भी लगाओ, तो मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी, एक डायरेक्शन, यहां से इस डायरेक्शन में है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। जब मैंने इस रेक्टेंगुलर लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लटकाया, तो हमें यह देखना है
किस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग मैग्नेटिक लूप कैसे बिहेव करेगा, या करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप कैसे बिहेव करेगा। राइट, इस रेक्टेंगुलर लूप की लेंथ है कितनी, L, और ब्रेथ है कितनी, B। राइट, ये एक लेंथ, ये एक लेंथ, ये एक लेंथ, ये एक लेंथ, ये चारों की चारों लेंथ विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। क्यों? क्योंकि इन चारों की चारों लेंथ में क्या फ्लो हो रहा है, करंट, और ये चारों की चारों लेंथ किसमें है, एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो इफ एनी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस फोर्स ILB sin थीटा। राइट, मान लो ये वाली लेंथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, F1, ये वाली लेंथ कितना कर रही है, F2, ये कर रही है F3, और ये कर रही है F4। राइट, नो पहले इस लेंथ की बात कर, ठीक। ILB sin थीटा में थीटा कौन सा एंगल है, L और B के बीच का, जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाता है। तो मैंने यहां पे B एंगल, ये थीटा एंगल सही लिया है कि नहीं, थीटा एंगल सही लिया है कि नहीं। थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ, जो यहां पे ब्रेथ है, जो कि ये टेढ़ी बनी है, और ये तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली इस साइड है। तो ब्रेथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, थीटा है कि नहीं। मैंने थीटा सही लिया, दैट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर जनरली बात किया जाए तो कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। राइट, तो अगर ऊपर वाले केस में लगाओ फोर्स, तो आप लिख दोगे भैया F4 इज इक्वल टू ILB sin थीटा। लेंथ क्या है यहां पे, स्मॉल b, दैट इज ब्रेथ, और B तो मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा कितना है, थीटा, तो साइन थीटा। राइट, डायरेक्शन अभी रुक जाओ, नीचे आओ, F3 देखो, सॉरी ये F1 है, F1, नीचे आओ और F3 देखो, करंट सेम फ्लो हो रहा है कितना, I, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है कितनी, B। अगर तुम फिर से यहां पे लगाओगे क्या, F4 या F3, तो तुम्हारा आ जाएगा I, ब्रेथ है B साइन थीटा। राइट, कोई दिक्कत, अभी भी ब्रेथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आ रहा है सेम। अच्छे से देखना, अगर तुम पे डायरेक्शन निकालते ना भी बने, तो दोनों में क्या है, करंट का डायरेक्शन है अपोजिट। इसमें है इस साइड, इसमें है इस साइड। देखो ना, ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ऊपर वाली लेंथ के लिए होगा ये, और नीचे वाली लेंथ के लिए होगा ये। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि आपके फोर्स के डायरेक्शन क्या आएंगे, अपोजिट आएंगे। क्या आएंगे, अपोजिट। और यहां पे अगर तुम लगा भी दो, जो कि तुम्हारा कौन सा रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, तो तुम्हारा फोर्स आएगा अपवर्ड डायरेक्शन। देखना कैसे, ये तुमने किसका एंगल लिया है, करंट का, ये रहा, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो फोर्स कहां को जा रहा है, ऊपर को। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F1। सो सिमिलरली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F3। दोनों अपोजिट में आएंगे और दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क कर रहे हैं, तो तुम दोनों से खींचते रहो, कॉइल में कोई चेंज आएगा नहीं। मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ड्यू टू F1 एंड F3 इज 0। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अलग है। राइट, तो दोनों फोर्स का जो नेट निकल के आ रहा है वो 0 निकल के है, एंड दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर एनीथिंग बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हैं, तो कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाएंगे कॉइल। सीधी सीधी सी बात ये। अब देखते हैं किसकी, L। यहां पे फोर्स है F2। नो, अगर F2 में लगाया जाए I, लेंथ कितनी है L,
मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बी, और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। देख लो, ये तुम्हारी लेंथ नीचे की तरफ, ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये एल ये बी, दोनों कितनी है 90। तो ये हो जाएगा आई एल बी। लगाओ डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड ये रही, करंट ये रहा, फोर्स निकल के आ रहा है कहां, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। बना दो, आई कैन से दिस इज आउटवर्ड, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, F4 सेम आएगा, आई एल बी, साइन थीटा फिर से कितना हो जाएगा 90। लेकिन अगर ये आउटवर्ड निकल के आ रहा है तो ये कैसे निकल के आएगा। अब तुम देखो F2 और F4 अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क कर रहे हैं। आप फिगर से भी देखोगे तो ये कॉइल को बाहर की तरफ फेंकेगा और इस साइड वाला करंट कॉइल को अंदर की तरफ क्या कर देंगे, कॉइल को रोटेट। मतलब F2 एंड F4 विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल एंड दे विल कंट्रीब्यूट फॉर टॉर्क। F2 और F4 जो कि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क कर रहा है, दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल एंड दे विल कंट्रीब्यूट फॉर टॉर्क। तो ये निकलेगा बाहर, ये जाएगा अंदर, कॉइल को क्या कर देगा, रोटेट। तो जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप करंट फ्लो करोगे, आपकी कॉइल क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, आपने वो लगाई हुई है नीडल, दैट नीडल के अंदर है कॉइल। जैसे ही करंट फ्लो करते हो, कॉइल क्या करती है, घूम जाती है, तो नीडल क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट। और जैसे ही करंट फ्लो होता है खत्म, तो फिर करंट गया तो कॉइल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, नीडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। कोई करंट फ्लो, प्रिंसिपल ऑफ केल्विन, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत सिंपल है, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अच्छे से ये डायग्राम देखो, ये बीच की ब्रेथ बना लो बी, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, कौन सा है, एफ, उस साइड वाला बोल लो 2। एक फोर्स जा रहा है, ये कौन सा है, F4। यही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है कपल से, घूम रही कॉइल, ठीक। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको सी ए, तो AC। नो सपोज इफ दिस एंगल इज थीटा, तो AC अपॉन B इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस। मान लो ये एंगल थीटा है, कैसे है थीटा मैं बता दूं, राइट। ब्रेथ और मैग्नेटिक फील्ड ये थी, इस डायरेक्शन में कर लोगे तो बात तो वही है, 180 माइनस थीटा करोगे तो चेंज नहीं होता, थीटा ही आता है उससे, ये थीटा, यू कैन टेक इट एज। तो यहां पे कॉस थीटा लगाओगे तो कॉस थीटा या क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन B, AC इज इक्वल टू B कॉस। AC मिल गया B cos थीटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड है ILB, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स निकल के आया ILB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आया B cos, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द, टाउ इज इक्वल टू IBA cos। एक फॉर्मूला। दूसरा देखो, अगर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंगल बना रहा है फाई विद द मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर एन कैप, प्लेन के परपेंडिकुलर किसका डायरेक्शन रहता है, एरिया वेक्टर। कोई भी सरफेस लो, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या निकलता है, एरिया वेक्टर। अब यहां पे आपका अगर क्वेश्चन में ए आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अपन एक और एंगल में डील करें जो एरिया वेक्टर किसके साथ बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो हमें यह फॉर्मूला थीटा से किसमें चेंज करना है, फाई, वेयर फाई इज द एंगल विच इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेकिंग विद द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल।
प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है थीटा, और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है फाई। बिकॉज एरिया है तो हमें एरिया वेक्टर चाहिए, तो कितना एंगल बना रहा है फाई, यही तो है प्लेन का नॉर्मल, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल फाई। यू कैन राइट फ्रॉम हेयर फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। देखो देख रहे हैं कि नहीं, ये फाई ये थीटा दोनों मिला के क्या है 90 है कि नहीं, बोथ आर 90। और यू कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, इसमें पुट कर दो तो टाउ आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आई बी ए कॉस 90 माइनस फाइव। कॉस के अंदर 90 माइनस फाइव, तो आ जाएगा आई बी ए साइन फाइव। दो फॉर्मूला, आई बी ए कॉस थीटा, आई बी ए साइन फाइव, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन what L and T, plane of the coil and magnetic field, and phi is the angle between normal to the plane of the coil and magnetic। ये इसलिए दो बताए गए बिकॉज न्यूमेरिकल में तुम्हें जम के कंफ्यूज करता है, सीधा बोलता है कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, और फिर बोलता है कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द। तो दोनों अगर अलग अलग बोलेगा तो आपका अगर साइन थीटा में 45 रखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, और कॉस थीटा में 45 रखोगे तो कुछ, दोनों में 45 डिग्री तो सेम रहता है। मान लो 60 रख दिया ना, उसे यार की कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, 60 रख दिया तो अलग अलग आ जाएगी। तो वही बात, तो न्यूमेरिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसीलिए बताया गया, राइट। सो क्लियर, दिस इज द टॉर्क experienced by current carrying loop in uniform magnetic field। 10 मिनट 5 मिनट रुको, ज्यादा जल्दी है, जस्ट रिवाइज इट बिकॉज कल सीधे लिखा होगा और सुबह सबसे पहले आके आपसे पूछूंगा, तो इन केस अगर आप पे नहीं बनता है बिकॉज मैंने समझा दी, आपने एक करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया, राइट। ये करंट कैरिंग लूप कितना करंट फ्लो कर रहा है आई, ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। इसकी चारों की चारों लेंथ कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। पहली लेंथ का फोर्स निकालोगे तो आएगा क्या, आई जो कि करंट है, एल कितना है स्मॉल बी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है कैपिटल बी, और साइन थीटा आ गया। F3 निकालोगे तो भी सेम ही आएगा, आई एल बी साइन थीटा। दोनों फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम, और दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाएंगे, दे विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट फॉर एनीथिंग बिकॉज सेम लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क कर, बिकॉज सेम लाइन ऑफ एक्शन। यहां F2 आई एल बी साइन थीटा फिर से लगेगा, लेंथ है एल, करंट वही आई और मैग्नेटिक फील्ड वही बी, बट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज दिस इज एल दिस इज बी। 90 डिग्री है तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया आई एल, सेम मैग्नीट्यूड आएगा F4 का, बस डायरेक्शन अलग आएगा। तो यहां पे डायरेक्शन निकाला तो आया कितना आउटवर्ड, और यहां पे निकाला तो इनवर्ड। दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क करें तो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कपल, और किसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं टॉर्क। दीज बोथ फोर्सेस विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल एंड कंट्रीब्यूट फॉर टॉर्क। आपकी कॉइल को क्या कर देंगे, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड डालो आई एल बी, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एसी, ज्वाइन करो, दिस वुड बी योर थीटा, दिस वुड बी योर थीटा। थीटा लगाओगे तो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एसी अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, एसी इज इक्वल टू लगाया आई एल बी इंटू बी कॉस थीटा, आई बी ए कॉस। एक और एंगल इंट्रोड्यूस किया फाइव,
which is normal to the plane of the coil is making with the magnetic field. Normal to the plane of the coil कितना एंगल बना रही है? 5. दोनों के बीच का सम 5 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. दिख रहा है फिगर? सीधा दिख रहा है. तो यहां से आप निकाल सकते हो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस, पुट करोगे तो किसमें फॉर्म आ जाएगा? 5 आई बी ए साइन टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट करेंट. ये F1 और F3 की डायरेक्शन क्या है? F1 और F3 की डायरेक्शन बेटा एक ऊपर की तरफ ले लो, एक नीचे की तरफ ले लो, इस तरीके से. वो देखो अब उसमें ये डिटेल्स दिक्कत है कि राइट हैंड इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सही से इसलिए नहीं लग पाएगा क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर नहीं है. प्लेन या फिर करंट और बी के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है. तो अगर तुम बार बार इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो वो दिक्कत करेगा, वो ठीक से ऊपर की तरफ नहीं आएगा, टिल्टेड है प्लेन, इसीलिए हाँ भैया, इसीलिए वो तुम पे नहीं लग रहा होगा. वो इसीलिए उसको ले लो, अपोजिट ही आएंगे किसी में भी आए तो ऊपर और नीचे आ रहे हैं तभी वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क कर रहे हैं और टॉर्क के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं. आगे पीछे आएंगे तो वो इस तरीके से कॉइल को घुमा देंगे, इनको इस तरीके से. तो वो कपल कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं करेंगे? तो क्यों नहीं करेंगे? कौन से ये वाले? F1 और F3. सॉरी F1 और हाँ वही ना, देखो इसको ज्वाइन करो. ये पॉइंट सेम लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क कर रहा है, मतलब F1 और F3 को खींच रहे हैं, राइट. वो अगर थोड़ा सा डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क करते तो वो उसको रोटेट कर देते. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है. यहाँ पे F2 और F4 डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट एक्सिस पे वर्क कर रहे हैं. एक आ रहा है इस डायरेक्शन में तो एक जा रहा है दूसरी डायरेक्शन. यहाँ पे दोनों सेम एक्सिस पे वर्क कर रहे हैं तो वो इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे. तो अच्छा मतलब ये बैठे एक सेकंड रुकना.